अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नॉवेल्स। नवा दिल किराए के लिए खाली नहीं है कि एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बेला बाजी बाजी वह अपने तेजी से अपने काम में लगी हुई थी। इब्राहिम की चादर वो पहले उतार कर रख चुकी थी। पोगो की मुसलसल पुकार पर खफके से उसकी जानिब घूमी। क्या है पोगो, टेबल नंबर 4 पर देखो, अभी तक कोई ऑर्डर लेने नहीं पहुंचा वहाँ। काम के वक्त यूँ भी वो किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाजी, ये जो नई मुसीबत आज मेरे सर पर मुसल्लत हुई है, मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। वह मासूमियत से बोलता इसके आगे आ खड़ा हुआ। काली शलवार कमीज पर कत्थी रंगत के एप्रन पहने, सुर्ख और सफ़ेद रंगत का मालिक 15 साल पोगो, जो अपनी बाजी के सामने दुनिया का सबसे मासूम बच्चा था। पोगो, हमें इसे मौका देना चाहिए, वो वाकई बहुत अच्छी कुक है। मैंने टेस्ट की है इसकी बनाई चीज़ें, और तुम जानते हो अभी कोई प्रोफेशनल कुक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसे रखने से हमारा भी फ़ायदा है। रेडी किए हुए ऑर्डर्स तरतीब से काउंटर पर सजाती हुई संजीदगी से उसे समझाती हुई बोली, भाई जिसने मुझे गधा बोला है वो गम गुस्से से चीख पड़ा। तो मेरे बच्चे, तुमने खुद को गधा समझ लिया है क्या? एक अप्रोच खाकर उसकी जानिब देखती पूछ रही थी। मैं क्या टींचू करता हूँ, फिर इसने मुझे गधा क्यों बोला? मैं सीनियर हूँ यहाँ का, पोगो मास्टर कहना चाहिए मुझे। वो सीना फुलाए काउंटर के आगे आ खड़ा हुआ। सीनियर हो तो सीनियर वाले काम भी करो। जाओ अंदर कुकिंग एरिया में देखो, इसी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और वेटर को भेजो मज़ीद ऑर्डर कलेक्ट करे। सामने खड़ी लड़की को तैयार ऑर्डर्स एक एक करके देने के साथ वैसे मुखातिब थी। एक कनाल पर मौजूद एक छोटा सा कैफे था। सामने शीशे की दीवार के साथ ढेरों फूलों के गमले सजे थे। शीशे के इस दीवार पर बड़े हरफों में उसका नाम लिखा था, बेला अफजल मलिक, और नीचे फ्रांसीसी ज़बान में वह एक जुमला लिखा था, टॉमी मेनक्वेस। मैं अपने वजूद में तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ। हैरत थी, इसने अपने कैफ़े का आज तक कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया था, या यूँ कह लें कि इसके कैफ़े का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो खासी जानी जाती थी। ये नाम इसने पिछले 2 सालों से अपनी मेहनत की बिना पर बनाया था। इसके कैफ़े में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन जो आइटम्स थे वो बेमिसाल हुआ करते थे। इसने अपना कैफ़े मगरबी तर्ज पर सेट किया हुआ था। शायद जगह की कमी की वजह से लकड़ी का बना हुआ कैफ़े, जिसका मशरक़ी दीवार शीशे का था, जिसके दर दीवार पर सफ़ेद बारीक पर्दे लगे हुए थे। लकड़ी की हर टेबल के दरमियान में सफ़ेद रंग का छोटा सा गुलदस्ता रखा जाता था, जिसमें सफ़ेद ताज़ा गुलाब सजे होते थे। पीछे कुकिंग एरिया था, जबकि दूसरा हिस्सा जब से इसने ये ज़मीन ली थी, जब से ही कंस्ट्रक्शन पर लगा हुआ था। इसके मुताबिक वो इसे बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज का बनाना चाहती थी, और कोई भी इसकी इमेजिनेशन के मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहा था। ओपन एरिया से ही इसके पास इन 2 सालों में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। यूनिवर्सिटी में वीकेंड्स पर जाया करती थी। इसके बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल होने में अभी भी साल बाकी था। पोगो के तमाम अखराजात वो कैफ़े के ही पैसे से उठाती थी। वो अभी मैट्रिक के इम्तहानात की तैयारी कर रहा था। इसका इरादा इसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का था। वो मुकम्मल नहीं भी तो काफ़ी हद तक खुद मुख्तार थी, क्योंकि कैफ़े और पोगो के अलावा इसके कोई अखराजात नहीं थे। वो खुद पर खर्च करने वालों में से नहीं थी, और दूसरे को खुद पर खर्चा करने की इजाज़त नहीं देती थी, फिर चाहे वो अफजल मलिक ही क्यों ना हो। अतर मलिक इसकी बहुत सी ज़रूरियात इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर देते थे, जिसमें सरफहरिस्त इसकी सेमेस्टर फीस थी। वीकेंड क्लासेस की वजह से वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थी, जिसकी सेमेस्टर फीस काफ़ी ज़्यादा थी। अतर मलिक हर महीने इसे बिना बताए इसके अकाउंट में खासी रकम ट्रांसफ़र करते थे, जिसको आज तक इसने इस्तेमाल नहीं किया था। अब इसे अपने कैफ़े के लिए बहुत कुछ करना था। यही वजह थी कि वो खुद पर 1 रुपया भी इजाफी खर्च करना गुनाह समझती थी। शीरी, 1 कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना दे प्लीज़, सर दर्द से फट रहा है। वो अपने दिल में बोलता किचन में दाखिल हुआ था। अफरा तफरी देख कर हैरान हो गया। किचन में शीरी तो नहीं थी, अलबत्ता मुलाजिम बहुत तेज़ी से तमाम काम कर रही थी। आपको कुछ चाहिए सर? शीरी मैम तो अपने रूम में है, सिदर मैम तैयार कर रही हैं इन्हें। मुलाजमा ने एहतराम से इसे पूछ कर इसे मुतला किया। तैयार हो रही हैं? क्यों? उसने अकायब दिमागी से सवाल किया। बेला और इब्राहिम के मामले में उलझ कर इसका किस्सा तो भूल ही गया था। वो कुछ दिन पहले मिसेस तनवीर शीरी मैम को देख कर गई थी ना, इन्हें बहुत पसंद आ गई हैं शीरी मैम। आज वो अपने बेटे के साथ रिश्ता फाइनल करने आ रही हैं। अतर साहब और अफजल साहब भी आने वाले होंगे। इसकी हालत से बेखबर मुलाजमा इसे तमाम मालूमात दे रही थी। अपने इंटरव्यू की तैयारी में वो इतना बेखबर हो गया था कि इसे पता भी नहीं चला कि अम्मा जान ने अफजल मलिक से इस रिश्ते से मुतल्लिक बात कब की। चंद महीनों पहले ही इसने सीएसएस के इम्तहानात पास किए थे, और अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। खुद को शीरी के काबिल करने के लिए इसने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत की थी। इसके बाद ही शीरी से इजहार किया था।
वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई भी ऐसी कमी हो जिसको जवाब बनाकर अतर मलिक या अफजल मलिक किसी शीरी के काबिल न समझे। इस दिन शीरी के इनकार के बाद इसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो अपने इंटरव्यू के बाद ही अतर मलिक उसी तरह बेगम से बात करेगा। इससे पहले ये सब हो जाएगा, इसे कब अंदाजा था। इतनी देर नहीं कि मैंने, आप ये नहीं कर सकती मेरे साथ शीरी। वो बालों में हाथ फेरते दबे दबे अंदाज में चीखा था। आंखों में अनजाने में ही नमी बढ़ाती हुई जानता था शीरी इसके रिश्ते के लिए खुद भी राजी नहीं होगी। यही वजह थी खुद को मुकम्मल तौर पर मजबूत करने के बाद इसके आगे आना चाहता था। मुलाजमा ने कंधे झुकाकर से देखा, इन्हें क्या हो गया। खुद को काफ़ी हद तक कंपोज करने के बाद वो लाउंज में आए तो अतर मलिक और अफजल मलिक ऑफिस से आ चुके थे। सिद्धा बेगम शक्ल से काफ़ी खुश लग रही थी। इसकी नज़रें तो सामने खड़ी दुश्मनी जहाँ पर ठहर गई थी। जब बादामी रंग के खूबसूरत जोड़ में मलबूस सजी सबरी खड़ी थी। आपने जिक्र नहीं किया अम्मा जान कि शीरी के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। गहरी नजरें इस प्रकार इसका लहजा काफ़ी अजीब सा था, जिसे और किसी ने महसूस किया हो या नहीं, शीरी ने बखूबी महसूस किया था। बताया था मेरा बच्चा, फिर बेला की तबीयत की वजह से इन्हें आने से रोक दिया, वरना वो तो काफ़ी दिन से आना चाहते थे। अब माशाअल्लाह सब ठीक है तो मैंने सोचा आज ही बुला लूं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वह सर हिलाकर इन्हें देख कर रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कैसा क्या करे कि ये सब रोक सके, वो भी इन हालात में जब शीरी खुद भी इसके लिए राजी नहीं थी। अम्मा जान, आप इन लोगों को मना कर दें। सर झुकाए वो धीमे मगर मजबूत अंदाज में बोल रहा था। शीरी ने सहम कर उसकी जानिब देखा। वो तो समझ रही थी कि इस रात इसके इनकार के बाद उसकी बात समझ गया है। यूँ सबके सामने इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी इससे। बेटा बहुत अच्छे लोग हैं, वो हारिस एक ही बेटा इनका, पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह अच्छी नौकरी है इसकी। इसी तरह बेगम ने इसे समझाना चाहा। अम्मा जान होगा वो बहुत अच्छा, लेकिन प्लीज़ आप मना कर दें इन्हें। वो बेबसी से बोला, ज़वाज ये क्या तरीका है बात करने का। साफ और सीधे तरह बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम। अतर मलिक ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। बाबा साफ और सीधी बात यही है, मैं करना चाहता हूँ शीरी से शादी, आप मना कर दें इन्हें। वो सहमी और सर झुकाया आंसू जब्त करने की कोशिश करी थी। इसे कब खबर थी कि ज़मां यूसुफ की अदालत में इसे भी अपने साथ खड़ा कर देगा। शर्मिंदगी के बाद इसे अपना आप ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। शीरी कमरे में जाओ बेटा। अतर साहब के आवाज़ पर वो तकरीबन भागते अपने कमरे की जानिब गई थी। ज़वार, शीरी बड़ी है तुमसे बेटा, वो हैरानगी से इसकी जानिब देखते बोली। ज़वार कमरे में जाओ अपने, अतर मलिक ने संजीदगी से कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा बाबा, पसंद करता हूँ मैं शीरी को, शादी करना चाहता हूँ इनसे। और 2 साल कोई उम्र नहीं होती, 10 साल भी अगर मुझसे बड़ी हुई है शीरी तो भी मुझे इनसे ही शादी करनी है। ये उम्रों के फ़र्क, स्टेटस के फ़र्क ये हमने बनाए हैं पापा। वो सीधे अंदाज में कहता सिद्रा बेगम के पास आ बैठा। अम्मा जान मेरे यकीन करें, मैं वक्ती जज्बे के तहत नहीं कह रही ये बात। मैं निकाह करना चाहता हूँ शीरी से, पसंद करता हूँ इन्हें, मैं खुश रखूँगा इन्हें। वो बेबसी से कहते इन्हें यकीन दिला रहा था। ज़वाहर, ये कहना आसान है बेटा, वक्ती जज्बात है मेरे बच्चे। हकीकत है ये शीरी तुमसे 2 साल बड़ी है और हमारे मुआशरे में शादी के लिए लड़की का बड़ा होना कितना मायूब समझा जाता है तुम जानते हो। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दें। और फिर शीनी बहन है तुम्हारी, मेरे बच्चे, किस किस की जुबान बंद करेंगे हम मेरे बच्चे। हम मुआशरे का जवाब दे नहीं है अम्मा जान। क्या बुराई है मुझ में, क्या मैं शीनी के काबिल नहीं हूँ। आप प्लीज़ इन्हें मना कर दें अम्मा जान। मैं नहीं रह सकता शीनी के बगैर। अतर मलिक तो बेटे के जज्बात पर हैरान थे, जो पूरी तरह से बेगम को आराम करने में लगा हुआ था। शीनी में भी कोई बुराई नहीं है ज़वार कि हम इस बेजोड़ रिश्ते में बांध दें। ये जो भी है तुम्हारी तरफ से शीनी के इसमें कोई दखल नहीं है। बेहतर है तुम अपने जज्बात को लगाम डालो। हर लड़की कुछ ख्वाब होते हैं शादी के हवाले से। शीनी कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारी जिद में आकर इसके ख्वाबों की कुर्सियाँ बिखेर दी जाए। उठो यहाँ से और अपने कमरे में जाओ। और सिद्रा, आप बिल्कुल मना नहीं करेंगी मेहमानों को आने देने। ऐसा खबर नहीं है ये क्या कह रहा है, शादी कोई खेल नहीं है। संजीदगी से अपने बात मुकम्मल करके बट खड़े हुए। बाबा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी वक्ती जज्बात के तहत नहीं कह रहा ये बात। पापा, मैं मोहब्बत करता हूँ शीरी से। वो बेबसी से चीख उठा था। आपको इसकी बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। सवार, मैं मजीद एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। मैं हर किसी इन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी औलाद की खुशी के लिए दूसरों के जज्बात में मजरूह कर देते हो। शीरी का रिश्ता जहाँ हुआ है इसकी रजामंदी से हो रहा है। वो तुमसे रिश्ते जोड़ने पर तैयार नहीं है, तो बेहतर है अब ये बात हम दोबारा ना करें। ऐसा शीरी ने कहा। अम्मा जान, वो भी यकीनी से सीधा बेगम की जानिब देख रहा था। ये रिश्ता इसकी रजामंदी से हुआ ज़वार। वो अफसोस से देखती हुई बोली, इसकी हालत इन्हें तकलीफ दे रही थी। वो छोटा होने की वजह से इनका काफ़ी लाडला था। मैं एक बार शीरी से बात करना चाहता हूँ अम्मा जान। मतलब पीछे लंबे टक भर था। इसके कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने पर ही इसकी सिस्टर ने इसका इस्तकबाल किया था।
वो ऊँधे मुँह बेड पे लेटी ज़ारों कतार रो रही थी। शीरीन इसकी पुकार पर वो जरा से सीधी हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मामा और ताईजान के सामने मुझे जलील करके सुकून नहीं मिला तुम्हें? फिर आई आवाज़ में वो गुस्से से बोली थी। शीरीन आप इसके सामने नहीं जाएंगी, वो सीधे अंदाज में बोला। आप नहीं जाएंगी हारिस के सामने शीरीन, वो आपको देखेगा। आप नहीं जानती वो आपको अपनी होने वाली बीवी की नज़रों से देखेगा शीरीन। वो बेबसी से चीख तो अपने ही बाल नोच रहा था। इसे तो कुछ नहीं कर सकता था। सभा यहाँ से जाओ प्लीज़, तुम पहले ही बहुत तमाशा बना चुके हो। वो इसकी बुलंद आवाज़ से सहम रही थी। जौहर मलिक गहरी झंडी दिखाने के बाद पागल सा हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह शीरीन को कहीं गुम कर दे, इसे खुद में छुपा ले, इसे यहाँ रहने ही नहीं दे कि कोई आए और इसकी शीरीन को देखे। क्यों रो रही हैं आप मेरे साथ इस तरह? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ इस तरह? मैं आपको खुश रखूँगा शीरीन, मेरे यकीन करें, मैं बहुत खुश रखूँगा आपको। मेरी सांसें रुक रही हैं ये सोचकर कि अगले चंद मिनटों में आप यूँ सजी सवरी किसी के सामने जाएंगी। कोई आपको देखेगा, अपना हक समझ कर देखेगा शीरीन। आप क्यों नहीं समझ रही? वो बेबसी से कहता इसके घुटने पर हाथ रख कर नीचे बैठ गया था। वह तड़प उठी। सवाल प्लीज़, मैं नहीं कर सकती तुम्हें इस रिश्ते से एक्सेप्ट। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैंने तुम्हें कभी भाई के अलावा कुछ नहीं समझा। वो रोते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगी। तो आप किसी और के लिए हाँ कैसे बोल सकते हैं यार? आप नहीं कह सकती शीरीन। आप कैसे किसी के सामने जा सकते हैं? मेरे साथ ये नहीं करें शीरीन, मैं मर जाऊंगा। यह ख्याल मेरी जान ले लेगा कि कोई आपको इस नज़र से देख रहा है। वो बेबसी से कहता इसकी गोद में सर छुपा रहा था। शीरीन को अपने हाथ भीगते महसूस हो रहे थे। सवाल प्लीज़। बेबसी ही बेबसी थी। वो कितना लाडला था इसका, इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करती थी। वो ये कैसे दोराहे पर ला खड़ा किया था इसने। आज जिस अफसोस के साथ सिर्फ गुस्सा आ रहा था। शीरीन आप नहीं कहें इस रिश्ते से इनकार कर दें प्लीज़। अम्मा जान ने कहा कि आपके संबंधी से हुआ ये रिश्ता, आप कैसे किसी और के यहाँ कह सकते हैं शीरीन? प्लीज़ इनकार करते, मैं मर जाऊँगा शीरीन। वो बेबसी से तड़प रहा था। जवार उठो और जाओ यहाँ से। अपने लहजा मजबूत बनाती पूरी ताकत लगाकर इसका सर उठाते हुए सख्ती से बोली। शीरीन आप अच्छा नहीं कर रही हैं मेरे साथ। वो बेबसी से चीखा। तुम भी अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, रहम करो मुझ पर। ज़बरदस्ती से कमरे से बाहर करती वो अंदर से दरवाज़ा बंद करती बैठती चली गई। कह कहो कि शोर के पहलू में एक मरकट है उदासी का ढूंढना, वहीं कहीं पे मेरा दिल मिलेगा वहाँ मशहद। इसके कमरे के बाहर खड़ा वो इसे पुकार रहा था, आवाज़ें दे रहा था। आज वो सुन ही नहीं रही थी। शीरी प्लीज़, शीरी आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? वो बेबस सा होता इसे पुकार रहा था। वो तो इसकी पहले पुकार पर इसकी बात सुन लिया करती थी, इसकी जाने मतवज्जा हो जाया करती थी। आज वो इतना पुकार रहा था। वो बेनियाज बनी कमरे के दरवाजे के साथ बैठी सिसक रही थी। शीरी आप क्यों नहीं समझ रही? आपकी बेरुखी मेरी जान ले लेगी। दरवाजे सर ठिकाए वो भीगे लहजे में बोल रहा था। अंदर बैठी शीरी कांप उठी। इसके लहजे में कुछ था जिससे तड़पा रहा था। आंसू साफ करके दरवाज़ा खोलते हुए उसके मुकाबला खड़ी हुई। शीरी बस एक इल्तिजा, ये बस आखिरी इल्तिजा है शीरी, आप नहीं जाएं इसके सामने। आप किसी के सामने नहीं जाएं, वो आपको देखेगा तो मेरी सांसें रुक जाएंगी शीरी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आप पर किसी की नज़रें। इसे सामने देखते हुए एक बार फिर अपनी इल्तिजा पर उतर आया था। इसके सामने नहीं आ रही मैं, फिर क्या करूं तुम बताओ? किस किस के सामने नहीं आऊँ? मम्मा से, ताईजान से क्या कहूँ? भेज दे इन्हें वापस। क्यों कि जवार मलिक का मुझ पर दिल आ गया है। जवार मलिक मुझे अपनी मलकियत समझने लगा है। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की परवाह किए बगैर जवार मलिक को अपने जज्बों के मजरूह होने का बहुत दुख है। ये सोचा तुमने बचपन से जिस बच्चे को मैं भाई कहती बल्कि दिल से मानती आई हूँ, अचानक वो मुझसे शादी का हाँ हो गया है तो मुझ पर क्या गुजरी है? शीरी मैं मर जाऊँगा। क्यों मरोगे तुम सवार? कोई नहीं मरता किसी के बगैर, सब जिंदा रहते हैं। मेरे बस में नहीं है तुम्हें इस रिश्ते से कबूल करना साबी प्लीज़। अपने मखसूस नरम लहजे में संजीदगी से कहती हुई इसे देखने से गुरेज बरत रही थी, जो बेताबाना अंदाज में इसे देख रहा था। क्यों मुझे और खुद को अजियत दे रही हो? जो तुम चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है सवार। कभी कुछ नहीं मांगा मैंने तुमसे, आज कह रही हूँ पीछे हट जाओ अपनी जिद से प्लीज़। बेबसी से कहते इसकी जानिब देखने लगी। इसकी नज़रें खुद पर महसूस करके वह जल्दी से रुख फेर चुकी थी। वो देखेगा आपको, आप इतनी प्यारी लग रही हैं शीरी। वो आपको इस तरह देखेगा। वरना आंखों से देखता बड़बड़ाया। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा आपके रास्ते में, जाएं आप शौक से इसके सामने। सुलगती निगाहें इस पर डालकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा बंद करने की जोरदार आवाज़ पर उछल पड़ी। वह सहमी निगाहों से इसके कमरे का बंद दरवाज़ा देख रही थी। इसके कमरे में जाने के बाद वो अंदर आई। मुलाजमा ने आकर खबर दी कि नीचे मेहमान आ चुके हैं।
आंखों में मजीद आंसू मटाए। खूब सारा रो लेने के बाद चेहरे पर पानी की छपाके मारकर इसने रगड़ रगड़ कर बाकी माथा मेकअप भी साफ किया। खुले बालों को ढीली से चोटी की शक्ल दे दी। वो आपको देख के कशीरी। इसके अल्फाज मुसलसल कानों में गूंज रहे थे। किसी के सामने तो जाना है सवार, बार बार की अजियत से यही बेहतर है। आंसू साफ करके खुद को कंपोज करती दुपट्टा सलीके से सर पर जमाकर वो ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। सितार बेगम इसका सादा रोया रोया चेहरा देखकर टटकी जरूर थी। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कह नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम, धीरे से सलाम करती हुई सितार बेगम के पास आ खड़ी हुई। सलाम का जवाब इन दो खवातीन के साथ भारी मर्दाना आवाज में भी आया था। शीरी, आज भी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मिसेस तनवीर ने इसके माथे पर प्यार करते हंसते हुए कहा। वो जबरदस्ती मुस्कुरा भी नहीं सकी। दूसरी जानिब बैठे मर्द की मौजूदगी महसूस करते टांगे वैसे ही कांपने लगी थी। जी ठीक नहीं है तबीयत, वो मुश्किल बोल देने के बराबर बैठ गई। बस इधर आई तो मैं अपनी बेटी को अपने हारिस के नाम कैद करने आई हूँ। इतनी पसंद आई है मुझे शीरी, मैंने तो इसे पहले ही बता दिया था। साहब सादे भी तस्वीर पर ही राजी हो कहते। वो मुसलसल इसे साथ लगा, इस बार वाली सर्द की होती साथ लगा लगा कर प्यार कर रही थी। खुद पर मुसलसल नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। हथेलियाँ भीगती महसूस हो रही थी। जवार के कहे जुमले बार बार समात में रक्स कर रहे थे। वो आपको देखेगा, आप पर अपना हक समझ कर देखेगा शीरी। इसकी तड़पती आवाज़ याद आने पर इसे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो इसकी ये जिद पूरी नहीं कर सकती थी। भाई साहब, मैं तो अपने बच्चे को अपने नाम करके ही जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो तो जैसे तमाम प्यारी हाजी करके आई थी। बिस्मिल्लाह करे, अल्लाह बच्चों के हक में मुबारक करे। ये अब आपकी अमानत है। अतर मलिक ने अपनी रजामंदी दी। इसकी उंगली में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाने के बाद उसे चटाचट चूमने लगी थी। इसने ज़रा पलकें उठाकर ऊपर की जानिब देखा, जहाँ सीढ़ियों से ऊपर खड़ा आंखों में शिकवा लिए वो बेबसी से इसे देख रहा था। अतर मलिक की नजरें भी इसके ताक़ुब में ऊपर की जानिब उठी थी। वह दीवानावार शीरी को देख रहा था। इसके लब साकिन थे, आंखें चीख चीख कर अंदर का कर पिया कर रही थी। वो किसी और के नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। आपने अच्छा नहीं किया शीरी। इसके लबों से शिकवा खारिज हुआ था। और जो इसकी जानिब देख रही थी, इसके लबों की हरकत से पहचान गई थी कि वो इसे शिकवा कर रहा था। जिंदगी में पहली बार शीरी ने इससे कुछ मांगा था और इसने इसकी ख्वाहिश पर लबैक कहा था। मेहमानों के जाने के बाद वह मुर्दा कदमों से वहाँ उठती अपने कमरे में आ गई थी। दरवाजे पर ही वो खड़ा मिला था। पहनाएं इसके नाम की अंगूठी। हद से ज़्यादा सुर्ख होती निगाहें इसके चेहरे पर गाड़े हुए कर्ब से बोल रहा था। वो नजरें चुराती अंदर आ गई। नाजुक मरमरी उंगली में चमकती हीरे की वो अंगूठी इसकी निगाहों में इसकी चमक चुप रही थी। मेरी मोहब्बत से इस हद तक फरार जा रही है, आपके सामने जो राह नजर आई इसे ही अपनी मंजिल समझ कर चल पड़ी। दीवानगी से उसकी जानिब तकते वो भीगी आंखों से देखते हुए बोला, आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती आई थी है। कभी मेरी कोई बात रद्द नहीं की आपने, और आज एक सवाल से आपने हिसाब चुकता कर लें शीरी। मेरी ख्वाहिशात पूरी करके मेरी सांसें ले गई आप। आहिस्ते से इसका हाथ थाम कर इसकी उंगली आगे करता वो बोझा लहजे में बोल रहा था, ये अंगूठी आपकी उंगली में देखकर मेरी सांसें बंद हो रही है। आपको नजर नहीं आ रहा ना शीरी, लेकिन यकीन करें मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है शीरी। वो कर्ब से कहता इसके नाजुक हाथ पर सर रख के बोल रहा था। वो ना भी बोलता तो इसकी निगाहें चीख चीख कर कह रही थी, अपने नुकसान का ऐलान कर रही थी। तो तुमने वादा किया है तुम इस जिद को छोड़ दोगी। उसने सिसकते हुए उसे देखा। मैं जीना छोड़ दूंगा, अंगूठी पर लब रखते हुए कर्ब से बोला। वो सोजान से कांप उठी। आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें, यहाँ अंगूठी पहन कर आई हैं, लेकिन जिस दिन आपका वजूद इसके नाम हुआ ना शीरी अफजल मलिक, इससे पहले मेरी सांसें आपके हाथों में ही दम तोड़ेंगी। शिफा कुना नजरों से इसे देखते इसे साफा छोड़कर कमरे से निकल गया। वो रात में वापस आया तो अच्छा खासा लेट हो चुका था। किचन में लाइट जलती देखकर वो इसी जानिब चला आया। सामने बेला को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई थी, जो काले रंग के अपने मखसूस नाइट ड्रेस में मलबूस एप्रन पहने पूरी दिल जमई के से कुछ बना रही थी। इसने बाएं हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली, जो 12 बजा रही थी। वह दमे कदम चलता काउंटर पर आ खड़ा हुआ। नजर इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी, जो ओवन से पैक शुदा केक निकाल रही थी। इसने काउंटर पर नजरें दौड़ाई, जहाँ पहले ही फूलों के एक बुके के साथ केक की सजावट की सारी चीज़ें सलीके से रखी हुई थी। जेली, क्रीम, चॉकलेट चिप्स, मिल्क चिप्स और भी न जाने क्या क्या। तमाम चीज़ें सुर्ख और सफ़ेद रंगत की सजी हुई थी। शायद वह फ्रॉस्टिंग सुर्ख और सफ़ेद की रंगत करने वाली थी।
آپ نے دیدے پھاڑ کر میرے معصوم کیک کو نظر لگا لیا تو یہاں سے چلتے بنے۔ فریج سے پائن ایپل کا کاٹن پیک نکالتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ وہ خجل سا ہوتا سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ مطلب اس کی موجودگی سے واقف تھی؟ کیک پر تو نہیں، البتہ اپنی بیوی کو ضرور دیکھ رہا تھا میں، لیکن بے فکر رہے نظر نہیں لگے گی آپ کو۔ حوصلے میں اندر آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھ ہی لیا تھا تو دور سے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی رات میں آپ کو بیکنگ کی ضرورت کی محسوس ہوئی؟ ویسے وہ دوستانہ انداز میں بولا، جیسے ہمیشہ سے ان کے درمیان اتنے خوشگوار تعلقات رہتے ہوں۔ یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے، میں کچھ بھی کرتی ہوں اپنی خواہش کے تحت کرتی ہوں، نہ کہ ضرورت کے تحت۔ ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کا نظر بے ساختہ اس کی انگلیوں پر ٹھہرتی گئی تھی، نازک مخروطی انگلیاں جن کی پورے حد سے زیادہ سرخ تھیں، گلابی ہتھیلیاں۔ دل میں بے ساختہ ان کی نرمی محسوس کرنے کی خواہش اٹھی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اس کی انگلیاں بہت خوبصورت ہیں۔ آپ یہاں سے جائیں، آپ کی موجودگی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اسے یوں اپنی جانب تکتا دیکھ کر اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پھول بہت خوبصورت ہے۔ بیلا کے پھول کہاں سے لیا آپ نے؟ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھتے اس نے سوال کیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ خبردار چھونا نہیں انہیں۔ اس کے ہاتھوں سے پھول چپٹ کر قیمتی متاع کی طرح انہیں خود سے لگائی سے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ مچلنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ یہ آپ نے صرف اپنے لیے بنایا ہے؟ ابراہیم نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بالکل نہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤں گی۔ آپ چینج کر کے آ جائیں، اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ابراہیم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی تھوڑی کا گڑھا اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ وہ حیران سا ہوتا چینج کرنے چل دیا تھا۔ اپنی خواہش میں اس کے لبوں پر پہلی مسکراہٹ پر غور نہیں کر سکا تھا۔ شلوار قمیض پر اپنی شال کندھے پر ڈالے وہ نکھرا نکھرا سا آیا تو ٹیبل پر کیک رکھ کے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لے کھائیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں ہاتھوں سے پلیٹ اس کی جانب کر کے مسکرا کر بولی۔ وہ تو بھی پہلے ہی جھٹکے سے نہیں سنبھالا تھا۔ اس پر اس کا یوں مسکرا کر دیکھنا۔ اس نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس پل وہ اتنی سادہ، اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی دیتی تو شاید وہ انکار نہیں کرتا۔ سر کو خم لیتے اس نے کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ آنکھیں بند کی کیک کا مزیدار ذائقہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے اگلے ہی پل وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ کیک کے درمیان بیلا نے بھر بھر کر سرخ مرچیں ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہونے لگا تھا جبکہ آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ بیلا جو پہلے اس کی حالت دیکھ کر متجسس رہی تھی، اس کی یہ حالت ہوتی تھی ایک پانی کا گلاس اس لیے اس کی جانب لے آئی جسے تھام کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے باقی بچا ہوا کیک بھی منہ میں ڈالا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اگر وہ خوش ہو رہی تھی تو یہی صحیح۔ کافی دیر کے بعد حالت سنبھلنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا آپ نے کیک میں مرچیں ڈال کر مجھے کھلایا؟ وہ بے یقینی اس کی جانب دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اتنے پیار سے بلانے کی وجہ تو اب سمجھ آ رہی تھی، جو اسے یوں بے حال ہوتے دیکھ کر مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ انتہائی چھچوری حرکتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، آئندہ 100 بار سوچیے گا مجھ سے پنگا لینے سے پہلے۔ ہاتھ میں پکڑا نائف اس کی جانب کرتی ہوئے وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ اسے تو پیچھے رکھے لگ گئی تو میرا ہی نقصان ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے آپ کو بیوہ ہونے کا ذرا ملال نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوا۔ اس کی دہشت گرد بیوی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اس کی گردن ہی پھیر دیتی۔ آئندہ میرے ساتھ کرائے کے شاہ رخ خان بننے کی کوشش سے گریز کیجیے گا، ورنہ مجھے واقعی کوئی ملال نہیں ہوگا بیوہ ہونے پر۔ وہ پرسکون انداز میں کہتی کاؤنٹر سے پانی بوتل بھی لیتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پہلا پانی تو دے جائے ظالم، وہ جلدی لبوں پر زبان پھیرتے اسے پکارتا ہوا پیچھے گیا۔ رکیں، اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے یوں دیکھ کر آپ ہنستی ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو میں روز آپ کے ہاتھ سے بنا یہ مرچ والا کیک کھانے پر تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو محبت میری روح کی غذا ہے، بس اس کا حق کبھی مجھ سے نہیں لیجیے گا۔ دھیرے سے جلدی لبوں سے اس کی پیشانی پر پیار کرتے وہ مسکراتا ہوا کچن سے نکلنے لگا۔ بےہودہ غربت کی مشین، سستا شاہ رخ خان۔ وہ جلدی بنتی چاقو اس کی جانب اچار کر کتنے ہلکا بھاگ سے نوازتے ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ کر جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ جستی کاجول، بر وقت چاقو کیچ کرتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ جاری ہے۔ دیر سے ایپیسوڈ دینے کے لیے معذرت ویورز۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔